हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में जो है मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में भी जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सब के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं और शाहजहाँ से संबंधित जो है एक वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, यानी एक क्लास इससे संबंधित हो चुका है। आज की क्लास जो है दूसरी और अंतिम क्लास है। तो दूसरी और अंतिम क्लास जो कि शाहजहाँ से संबंधित है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शाहजहाँ से संबंधित अन्य तथ्यों को जानते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लास में जो कि शाहजहाँ से संबंधित इसकी पार्ट 1 क्लास थी, उसमें हमने क्या सब पढ़ा था। तो दोस्तों, शाहजहाँ से संबंधित हमने उसकी प्रारंभिक जीवनी के बारे में पढ़ा, फिर उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसका राज्यारोहण, इन सब के बारे में हमने जाना था। आज स्पेशली इस क्लास में जो है हम लोग उसके साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानेंगे और फिर उनके प्रमुख कार्य के बारे में जानेंगे। फिर उनके शासनकाल में जो उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे उसके शासन से संबंधित, जिनसे कि अक्सर जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उसके साम्राज्य विस्तार के क्रम में दो महत्वपूर्ण बातें जाननी ज़रूरी है। एक उसका दक्षिण का अभियान और एक उसका उत्तर पश्चिम का अभियान। तो दक्षिण के अभियान में जो है मूल रूप से वह उसका जो सबसे प्रथम जो अभियान रहता है वह अहमदनगर के ख़िलाफ़ होता है। यह 1627 में जो है इस पर जो है जीत का प्रयास करता है और 36 तक जो है यह जीत हासिल कर लेता है। दोस्तों, अहमदनगर का जीत इसका महत्वपूर्ण जीत माना जाता है आपका शाहजहाँ का। पिछली क्लास में हम लोग देख भी चुके हैं कि एक बार यह इसी अहमदनगर पर जो वह जीत हासिल कर चुका होता है, जब वह शहजादे के रूप में जो है वज़ीर के रूप में जो है वह कार्य कर रहा होता है। तो इस अहमदनगर को जीतने के बाद ही जो है वह शाहजहाँ की उपाधि धारण करता है, यानी जहांगीर जो है उसे शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। तो ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। इस अहमदनगर पर जब वह शासक बनने के बाद भी जो है जीत हासिल करता है। उसका अगला जो अभियान रहता है वह गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ रहता है आपका 1636 में ही, और इन दोनों पर आक्रमण करता है और इस पर जो है यानी कि जीत हासिल करके जो है इन्हें मुग़लों से संधि करने पर जो है विवश कर देता है। तो यहाँ जो है यानी कि गोलकुंडा और बीजापुर जो है वह भी जो है मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं संधि के फलस्वरूप। इसकी अगली जो विजय रहती है दोस्तों, कांधार विजय। तो ये कांधार जो है विजय इसके जीवन का, इसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण विजय माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कांधार जो है दोस्तों अफ़गानिस्तान का क्षेत्र रहता है और अफ़गानिस्तान का यह क्षेत्र जो है यानी भारत का उत्तर पश्चिम का यह क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये तो आपका यानी जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ हिमालय रहता है। ये जो क्षेत्र है आपका भारत का, ये समुद्री यानी समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो ये उत्तर पश्चिम का ही एक ऐसा क्षेत्र बच जाता है जहाँ से जो है कोई भी आक्रमणकारी जो है भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ जो है ये कांधार का क्षेत्र जो है आपका यानी प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता था, जहाँ से कि यानी कि जो ईरानी यानी कि फ़ारसी जो है वह भारत में प्रवेश करना चाहते थे। वहीं जो भारतीय थे यानी मुग़ल जो थे वो भी इस क्षेत्र पर यानी अपना स्थायित्व रखना चाहते थे, अपना जो है नियंत्रण रखना चाहते थे, ताकि बाहरी कोई भी जो है भारत में प्रवेश ना कर पाए। तो इन दोनों क्षेत्रों पर जो है अधिकार के लिए मुग़लों और जो फ़ारस वाले थे यानी ईरान वाले थे, वो लोग भी जो है इस पर यानी कि आधिपत्य के लिए हमेशा जो है युद्ध करते रहते थे। तो यहाँ चूँकि जहांगीर के शासनकाल में ही जो यानी 1622 में ही जो फ़ारस ने कांधार को जीत लिया था, यानी जहांगीर के शासनकाल में ही जो है फ़ारस के अधीन आपका कांधार हो जाता है। किंतु जब 1627 में यह शाहजहाँ शासक बनता है तो 1628 में कांधार जो है फिर से मुग़लों के अधीन, यानी मुग़ल फिर से जो है शाहजहाँ जीत करके मुग़लों के अधीन जो कांधार को कर लेते हैं। किंतु 1648 में जो है कांधार आपका फिर से फ़ारस के अधीन हो जाता है।
तो इसके बाद भी यानी कि 1648 में जो है कांधार फिर से ईरानों के अधीन चला जाता है, ईरानी लोग फिर से जीत लेते हैं। हालांकि जो शाहजहाँ है वह अपने पुत्र दारा शिकोह और औरंगज़ेब को जो है इस पर विजय करने के लिए भेजते हैं, किंतु दोनों में से कोई भी जो है इस पर जीत हासिल नहीं कर पाता है और ये कांधार जो है हमेशा के लिए जो है यानी फ़ारस के अधीन चला जाता है। यानी इसके बाद कोई भी मुग़ल शासक जो है कांधार को फिर से जो है मुग़लों के अधीन नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमेशा के लिए जो है कांधार आपका निकल जाता है मुग़लों के हाथ से। तो यह प्रश्न भी पूछा गया कि कांधार जो है किसके शासनकाल में जब मुग़लों के अधीन से यानी मुग़लों के अंदर से हमेशा के लिए निकल जाता है, तो वह शाहजहाँ का शासनकाल माना जाएगा। यानी शाहजहाँ के शासनकाल में ही जो कांधार आपका हमेशा के लिए जो मुग़लों के हाथ से निकल जाता है। तो ये इसके विजय अभियान थे, जिसमें कि दक्षिण का विजय और उत्तर पश्चिम का विजय हमने देखा। अब इसके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं, जो उसकी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बताता है शाहजहाँ से संबंधित। तो शाहजहाँ जब शासक बनता है दोस्तों, तो सबसे पहले वह सिजदा एवं पाबोस प्रथा को बंद करवाता है। तो ये सिजदा एवं पाबोस जो है दोस्तों, हम लोग अकबर के शासनकाल में पढ़ चुके हैं कि अकबर के शासनकाल में जो है सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू किया गया था। हालांकि यह जो इसका आरंभ हमने पढ़ा बलबन के शासनकाल में, यानी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहता है बलबन, उसके द्वारा जो यह सिजदा एवं पाबोस की प्रथा का आरंभ किया जाता है। फिर अकबर इसको लगाता है, किंतु शाहजहाँ जो है इस प्रथा को बंद करवाता है। यानी सिजदा के तहत क्या होता था कि राजा के आगे जो है झुक करके जो सलाम करना होता था, वहीं पाबोस के अंतर्गत क्या होता था कि घुटने के बल बैठ करके जो है राजा के पैरों को चूमना होता था। तो ये दोनों प्रथाएं जो है आपका आरंभ में यानी कि शासक बनने के साथ ही जो शाहजहाँ बंद करवा देता है। इसके अलावा एक गुरु होते कविंद्राचार्य हिंदू गुरु, उनके कहने पर तीर्थ यात्रा कर या बंद करवाते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये जो शाहजहाँ है आरंभ में जो है एक कट्टर मुसलमान की भूमिका अदा करता है, और इसी के तहत क्या करता है वह कि तीर्थ यात्रा कर को लागू कर देता है। जिस तीर्थ यात्रा कर को हम लोगों ने देखा था कि अकबर के शासनकाल में इस तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया जाता है जब उसके वैवाहिक संबंध होते हैं, यानी अकबर जब राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध बनाता है तो इस कर को यानी तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया जाता था, यानी जो हिंदुओं पर लगाया गया था। तो किंतु यहाँ क्या करता है यह शाहजहाँ, उस कर को वापस लगा देता है। किंतु कविंद्राचार्य के कहने पर यह तीर्थ यात्रा कर आपका बनारस और इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में जो है वह हटा देता है। इसके बाद यानी कट्टर इस्लाम की भूमिका निभाते हुए यह जो है विवाह के नए नियम बनाता है। यानी इसके शासनकाल में किसी भी जो है मुस्लिम महिला यानी मुस्लिम लड़की जो है किसी अन्य धर्म के युवक के साथ विवाह नहीं कर सकती थी। हाँ, विवाह तब वो कर सकती थी अगर जिस युवक के साथ वह विवाह कर रही है वह युवक अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो वह विवाह कर सकती थी, अन्यथा अन्य किसी भी धर्म को यानी अन्य किसी भी धर्म के लड़के से जो है इस्लाम धर्म की लड़की यानी मुस्लिम लड़की विवाह नहीं कर सकती थी। तो यह कट्टर मुसलमान की भूमिका आरंभ में यह निभाता है। हालांकि बाद में जो है वह इस यानी अपने नियम में जो है नरमी लाता है, क्योंकि उसका जो यह पुत्र रहता है दारा शिकोह और उनकी पुत्री रहती है जहाँ आरा, ये लोग जो है बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। तो दारा शिकोह के प्रभाव में आने के बाद ही जो है और अपनी पुत्री जो जहाँ आरा रहती, इनके प्रभाव में आने से धीरे धीरे जो है उनकी इन नीतियों में जो है कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। किंतु आरंभ में जो है वह कट्टर मुसलमान की भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। आइए इनके पुत्र दारा शिकोह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये दारा शिकोह जो है दोस्तों पहला मुस्लिम व्यक्ति रहता है जो कि धार्मिक यानी हिंदू धर्म ग्रंथों का वह अध्ययन करता है। वह सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों का ही अध्ययन नहीं करता है बल्कि मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन करता है। ना सिर्फ वह अध्ययन करता है कि बल्कि कई धर्म ग्रंथों का जो है अन्य भाषाओं में अनुवाद भी करता है। तो इसलिए दारा शिकोह को जो है दोस्तों यानी कि आपका लेनपुन नामक जो एक इतिहासकार है वह उसे लघु अकबर की उपाधि भी देते हैं। तो दारा शिकोह के द्वारा जो है दोस्तों कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। तो
तो वो उसका मानना था, यानी दारा सिकों का कहना था कि जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, यह जो है एक ही ईश्वर को पाने का अलग अलग रास्ता है। इसी क्रम में जो वह 22 उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद करता है, जिसे कि सीरे अकबर के नाम से जाना जाता है। यानी 22 उपनिषदों का जो है वह फारसी में अनुवाद करता है, जिसे सीरे अकबर के नाम से जाना जाता है। उसी वजह से उसे एक उपाधि भी दी जाती है दोस्तों, शाहजहाँ के द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। तो इसकी धार्मिक सहिष्णुता की वजह से ही जो है इसे जो है औरंगज़ेब जो है इस्लाम का विरोधी मानता है और आगे चलकर जो है इसकी हत्या भी करवा देता है। तो दारा सिकों से जोड़ करके जो है ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी निश्चित रूप से जो है आप लोग याद रखना। आगे हम लोग शाहजहाँ के बारे में जानेंगे। इसके शासनकाल में उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध होते हैं इनके बच्चों के बीच, जो कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। जब यानी कि 1657 में जो है यानी यह बीमार पड़ता है शाहजहाँ, और एक अफवाह फैलती है कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अपने शासनकाल में उसके जो चारों पुत्र थे, उन चारों पुत्रों को जो है शाहजहाँ अलग अलग क्षेत्रों का सूबेदार बना करके जो है शासन प्रशासन की जानकारी के लिए जो है भेजता है। तो जिस समय शाहजहाँ बीमार पड़ता है आपका 1657 में, तो उस समय जो है उसके पास उसका कोई भी पुत्र नहीं होता। सभी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है सूबेदार के रूप में कार्यरत रहते हैं। तो जैसे उन तक खबर पहुंचती है, यह अफवाह पहुंचता है, तो सब जो है शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए जो है अपने क्षेत्र की ओर भागते हैं। यानी उनके अंदर जो है लालसा उत्पन्न होती है राजा बनने की। हालांकि शाहजहाँ जो है अपना उत्तराधिकार जो है दारा सिकों, ये जो उसका बड़ा पुत्र रहता है, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका होता है, किंतु फिर भी जो है सब जो है राजा बनने के लिए जो है यानी आतुर हो उठते हैं, और इन लोगों के बीच जो कई युद्ध भी होते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध है दोस्तों बहादुरपुर का युद्ध है। यह जो है 1658 में होता है। दारा और शाहसुजा जो बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार के रूप में कार्यरत रहता है, वह दारा के ऊपर जो आक्रमण कर देता है, किंतु दारा सिकों क्या करता है, शाहसुजा को पराजित कर देता है और शाहसुजा जो वापस आपका बंगाल भाग जाता है। तो ये बहादुरपुर का युद्ध होता है आपका सबसे पहले 1658 में। उसके बाद अगला युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। यह जो है 15 अप्रैल 1658 को होता है। यह दारा और औरंगज़ेब के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि औरंगज़ेब जो है दारा सिकों को पराजित कर देता है और दारा सिकों को जो यहाँ से भागना पड़ता है, किंतु औरंगज़ेब उसका फिर भी पीछा करता है। सामूगढ़ का युद्ध होता है आपका 29 मई 1658 में इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पर भी दारा पराजित हो जाता है, औरंगज़ेब जो है आपका जीत जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ संकेत मिल जाते हैं कि अगला शासक जो है आपका यानी वर्चस्व के साथ औरंगज़ेब ही आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी दारा हार जाते हैं। उसके बाद अगला युद्ध होता है देवराही का युद्ध, जो कि मार्च 1659 में होता है आपका। इसमें दारा की जो है पूर्ण रूप से हार हो जाती है और मार्च में यह युद्ध होता है और अगस्त में जो है दारा की हत्या औरंगज़ेब के द्वारा कर दी जाती है। और इस प्रकार जो है यानी कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो औरंगज़ेब जो है आपका राजा बन कर के सबसे शक्तिशाली यानी कि सबसे शक्तिशाली राजकुमार के रूप में वह आगे उभर कर के सामने आता है और अंत में राजा भी वही बनता है। और वह क्या करता है 1658 में ही जो है अपने पिता को कैद कर लेता है, यानी कि जीवित अवस्था में ही जो उसे कैद करके जेल में डाल देता है। 1666 तक जो है वह आगरा के किले में कैद रहता है। तो ये जो है विरोध का जो बिगुल है दोस्तों, हमने देखा था अकबर का जो पुत्र होता है जहांगीर, वह अपने पिता के खिलाफ़ बिगुल बजाता है। सबसे पहले सलीम जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद यह जो परंपरा यहाँ तक चली आ रही है।
तो शाहजहाँ के अंतिम दिन जो है आपके आगरा के किले में गुजरता है, और यह जो आगरा के किले की खिड़कियों से जो है ताजमहल को निहारता रहता है अपने अंतिम दिनों में। और जिस ताजमहल को बनाने में अपने जीवन के 22 साल वह लगाता है, उसे वह दूर से ही निहार कर यानी खिड़कियों से वह निहारता रहता है। 1666 में जो है उसकी मृत्यु, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है वह ताजमहल को निहारते रहता है। और कहा जाता है कि अंतिम दिनों में उसकी बेटी जो रहती है जहाँ आरा, वह उसकी देखभाल करती है, यानी उसकी सेवा करती है। तो इस प्रकार जो शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, और ताजमहल के बगल में ही जो उसे भी दफना दिया जाता है उसकी मृत्यु के पश्चात। तो ये आपका उत्तराधिकार का युद्ध था जो हमने जाना। इससे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे हम लोग इसके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है आपका शाहजहाँ का शासनकाल। एक ए.एल. श्रीवास्तव, एक ए.एल. श्रीवास्तव करके जो इतिहासकार है, उनका कहना है कि जो शाहजहाँ का शासनकाल है वह स्वर्णयुग है, यानी कि उसके संपूर्ण शासनकाल को जो है ए.एल. श्रीवास्तव जो है इतिहासकार, वह स्वर्णयुग मानते हैं। हालांकि अन्य इतिहासकार इससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। अन्य इतिहासकारों का कहना है कि संपूर्ण शासनकाल शाहजहाँ का स्वर्णयुग नहीं कहा जा सकता है। हाँ, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग शाहजहाँ का शासनकाल कहा जा सकता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग ही आपका सही माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार जो यहाँ सहमति बनाते हैं। तो स्थापत्य कला का स्वर्णयुग से इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इसके शासनकाल में जो है स्थापत्य निर्माण से संबंधित कई यानी कार्य किए गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या प्रमुख निर्माण हुए जिसके कारण इसे स्थापत्य कला का जो है स्वर्णयुग कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली का जो है लाल किला का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, एक दिल्ली का लाल किला है जिसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता। और एक हमने अकबर के शासनकाल में पढ़ा था कि जो आगरा का लाल किला है वह अकबर के शासनकाल यानी अकबर के द्वारा उसका निर्माण करवाया जाता। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा जो है ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ बनवाता है और आगरा का लाल किला आपका अकबर बनवाता है। इसके अलावा दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण भी जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा ताजमहल, जो कि उसकी पत्नी रहती है मुमताज़ महल, उसके मकबरे के रूप में जो है इसका निर्माण करवाया जाता है। तो इस ताजमहल का निर्माण जो कि सबसे महत्वपूर्ण निर्माण माना जाता है शाहजहाँ के शासनकाल का, न सिर्फ भारत का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्माण माना जाता है। इसके अलावा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, एक आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, यह आपका शाहजहाँ के शासनकाल में इसका निर्माण होता है। एक आपका जो है दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है, वह जो है औरंगजेब के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। तो इसको भी निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। अगला है मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन का निर्माण भी जो है आपका शाहजहाँ के ही शासनकाल में किया जाता है। और इसका जो है यानी कि मयूर सिंहासन में जो है एक कोहिनूर हीरा जो है आपका वह लगाया जाता है आपका, जो कि मीर जुमला नामक एक जो है वजीर रहता है आपका गोलकुंडा का। इस गोलकुंडा का वजीर रहता है आपका ये मीर जुमला। यह जो है मीर जुमला ही जो है आपको शाहजहाँ को जो है कोहिनूर हीरा ला करके देता है, और यह कोहिनूर हीरा जो है इस मयूर सिंहासन में लगाया जाता है। तो ये मयूर सिंहासन का निर्माण भी जो है आपका शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया जाता है। तो ये प्रमुख निर्माण है दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित, जिसके कारण जो है आपका इसका शासनकाल जो है आपका स्थापत्य कला का
स्वर्णयुग कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल में हमने पढ़ा था कि वह जो है चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। तो ये निश्चित रूप से इस अंतर को आप लोग याद रख सकते हैं। अगला जो है यानी ताजमहल, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण निर्माण है दोस्तों। यह उसकी पत्नी के मकबरा के रूप में इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसका निर्माण जो है आपका 1632 से लेकर के यानी कि लगभग 22 साल जो है आपका निर्माण में लगता है शाहजहाँ का। इसमें उस्ताद ईसा खां एवं अहमद लाहौरी जो है प्रमुख व्यक्ति थे इस निर्माण से संबंधित। तो इनसे जोड़ करके भी जो प्रश्न पूछा जाता है उस्ताद ईसा खां एवं अहमद लाहौरी से जोड़ करके। और यह जो है ताजमहल का निर्माण दोस्तों भारतीय, ईरानी और मध्य एशिया की शैली का मिश्रण माना जाता है। यानी भारतीय शैली, ईरानी शैली और मध्य एशिया की मिश्रित शैली का निर्माण आपका माना जाता है ताजमहल। और इस ताजमहल के निर्माण में दोस्तों पूर्णतः जो है वाइट संगमरमर पत्थर का जो है इस्तेमाल किया गया था, जो कि मरकाना के नाम से जाना जाता है यह पत्थर। और यह जो है राजस्थान यह पत्थर राजस्थान से लाया गया था, मरकाना पत्थर। यह पूर्णतः जो है सफ़ेद संगमरमर वाला पत्थर रहता है। इससे ही जो है संगमरमर यानी इस संगमरमर से ही ताजमहल का जो निर्माण करवाया जाता है। आपका 22 साल लगता है इस निर्माण को करने में। इसके अलावा शाहजहानाबाद की वह स्थापना करता है दोस्तों। और यह शाहजहानाबाद की स्थापना करके यानी इस नगर की स्थापना करता है शाहजहाँ के द्वारा। यह शाहजहानाबाद दोस्तों पुरानी जो दिल्ली है वही जो है आपका शाहजहानाबाद नगर के नाम से जानी जाती थी। और वहाँ जो है शाहजहानाबाद की स्थापना करने के बाद वह जो है दिल्ली से राजधानी को जो है शाहजहानाबाद लाता है। तो कई बार यह पूछा भी गया, यह घटना जो आपका 1638 में होती है। तो कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो है दिल्ली से जो है राजधानी वापस जो है यानी शाहजहानाबाद जो है आगरे से राजधानी जो है वापस शाहजहानाबाद किसके शासनकाल में आता है? तो यह जो है आपका शाहजहाँ के शासनकाल में ही जो है आपका यानी आगरे से जो राजधानी आपका शाहजहानाबाद यानी दिल्ली आती है। तो यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है दोस्तों शाहजहाँ से संबंधित जोड़ करके, इसको भी निश्चित रूप से याद रखना। तो ये थे दोस्तों हम लोग यानी कि कुल मिलाकर शाहजहाँ से संबंधित बातों तथ्यों को हमने जाना। 2 क्लास जो हुए यानी शाहजहाँ से संबंधित। तो अगली क्लास जो हम लोग जहाँ आपका औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।